नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज एक बड़ा खास और जबरदस्त प्रोग्राम आपके लिए लेकर हम लोग आए हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं जेन ज़ी ऑडियंस है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। आजकल आप जहां जाइए जेन ज़ी की बातें हो रही हैं। जेन ज़ी, कुछ लोग कहते हैं नाराज है, कुछ लोग कहते हैं जेन ज़ी की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स नेताओं को पूरी करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जेन ज़ी तो गाली देता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, हर जेन ज़ी गाली नहीं देता है। अब इसमें राहुल गांधी भी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं, पूरी सरकार और पूरी राजनीति जेन ज़ी को लेकर के चल रही है। लेकिन आखिर जेन ज़ी को ज़रूरत है किस बात की? और देश में जेन ज़ी के आइकन्स कौन हो, रोल मॉडल्स कौन हो? वो रोल मॉडल्स क्या सिनेमा के सितारे होंगे, क्या वो क्रिकेटर होंगे, क्या वो राजनीति के लोग होंगे, क्या वो पढ़ाई लिखाई के लोग होंगे, क्या वो धर्म के भी लोग हो सकते हैं? और क्या धर्म की जगत में भी जेन ज़ी हैं? जी हां, धर्म के जगत में भी जेन ज़ी हैं और मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। देखा ना, आप लोग सब जेन ज़ी है ना? देखिए जेन ज़ी बाबा ना जी, एक साल चूक गए। एक साल चूक गए। हाँ, मैंने कल वैसे चेक किया था, आप एक साल से बस जेन ज़ी से बाहर हो गए थोड़ा सा, लेकिन पर हमको मान लिया जाए। आज तो मान ही लिया जाए आपको जेन ज़ी। तो आप अभी तो यात्रा करके आ रहे हैं, आप बड़ी लंबी। अभी हम जापान से आ रहे हैं और सीधा आपके यहीं आ रहे हैं। और जापान के इतिहास में पहली बार कथा हुई तो किसी भारतीय धर्मगुरु के द्वारा इतने विराट रूप में लगभग 3 से 4 हजार भारतीय मूल के लोग और सैकड़ों की तादाद में जापानी मूल के लोग, वहाँ के संत म्योंग भी कथा सुनने पहुँचे। अद्भुत था। तो जापान से भारतीय संस्कृति का बड़ा पुराना मेल जोल है। अपने यहाँ गणेश जी को गणेश रूप में पूजते हैं, वहाँ कांगी तैन के रूप में पूजते हैं, पर पूजते वो भी गणेश जी को है। तो आपकी जापान की यात्रा के वृतांत शास्त्री जी अभी सुनते हैं थोड़ी देर में, लेकिन हंगामा यहाँ है। आप जापान चले गए, जेन ज़ी को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आपने सब देखा होगा ना, जंतर मंतर और उसके बाद सब कुछ जो चल रहा है। आपको लगा कि जेन ज़ी कुछ परेशान है? देखिए, ये वो पीढ़ी है जो पीढ़ी बहुत फास्ट है, जिसकी गति बहुत तेज है। स्वाभाविक है कि जिसकी गति तेज होगी वो प्रगति भी जल्दी करेगा। हाँ, इतना कहा जा सकता कि ये ना समझ पीढ़ी नहीं है, फुल समझदार पीढ़ी है। ये अपना हक लेना भी जानती है और अपनी बात बोलना भी जानती है। लेकिन आपके तो हर आयु वर्ग के आपके अनुयायी भी हैं, भक्त भी हैं, आपकी कथाओं में भी आते हैं, आपके प्रोग्राम्स में भी आते हैं। कभी आपको लगा कि ये नौजवानों को कुछ दिशा दिखाने की ज़रूरत है, या इनकी बात सुनने की ज़रूरत है? देखिए, ये देश की खुद दिशा है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। एक बात हम अपने मति से कह सकते हैं, गलत सही का हमें पता नहीं, हम अपने द्वारा कह सकते हैं। हमारी ये जो जनरेशन है, हम जिस पीढ़ी में हैं, जो जेन ज़ी जनरेशन है या आने वाली अल्फ़ा बीटा जनरेशन है, हम लोग फास्ट तो हैं, पर एक कहानी बड़ी लागू होती है कि एक पायलट ने घोषणा की कि हमारी हवाई जहाज़ की 2 खबरें हैं, एक खुशखबरी एक दुख खबरी। खुशखबरी ये है कि हवाई जहाज़ तेज भाग रही, दुख खबरी ये है कि कहाँ जा रही है पता नहीं। इसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया। वर्तमान की परिस्थिति सिमिलर है कि हम लोग तेज जा रहे, कहां जा रहे ये पता नहीं। हमें लगता है कि आज की जेन ज़ी 2 चीजों यदि हमारी बात को माने, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे, तो बड़ी अद्भुत पीढ़ी, अभी तक की सबसे बेहतर और सबसे अब तक की बहुत स्मार्ट पीढ़ी ये है। और वो 2 बातें ये हैं। पहली बात तो ये, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि दुनिया से कनेक्ट हो गए पर खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। दुनिया से अटैचमेंट हो गया इनका, पर खुद से और खुद के परिवार से डिसअटैचमेंट हो रहा है। हम चाहते हैं हमारी जेन ज़ी या आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन है, वो दुनिया के साथ साथ खुद से भी कनेक्ट रहे, अपने संस्कारों से, भारत की पुरानी पीढ़ी से, भारत की पुरानी संस्कृति से। विचार हमारे नए हों, संस्कार हमारे पुराने हों, ताकि हम समझदारी के साथ साथ, गति के साथ साथ इस देश की दशा और दिशा दोनों तय इसी उम्र में कर पाएं। जो कहा जा रहा है आप ही लोगों के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? सहमत हैं अभी तक की बातों से?
तो बड़े आज्ञाकारी जेन जी है ये वाली स्टूडियो में जो आई है, सब मान नहीं, ये लोग समझदार हैं, इनको समझ है। अगर वर्तमान की जनरेशन को कोई भी व्यक्ति, सरकार का व्यक्ति, सरकार के बाहर का, पक्ष का, विपक्ष का, अथवा नेता, अभिनेता, कोई भी व्यक्ति वर्तमान की जनरेशन को यदि बहलाना चाहे, बहकाना चाहे, बातों में डालना चाहे, हिंदू मुसलमान में डालना चाहे, अंगड़े पिछड़े में डालना चाहे, ये वो जनरेशन है ना अंगड़े पिछड़े के चक्कर में फंसेगी, ना जातिवाद में फंसेगी, ना क्षेत्रवाद में फंसेगी, ना भाषावाद में फंसेगी। इन सब से ये ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि हम लोग, हमारी ये जो जनरेशन, जैन जी जनरेशन है, हम लोग मीन्स हमारी ही जनरेशन है, ये जो हमारी जनरेशन है 12 साल प्लस आगे चल रही है ब्रेन की बुद्धि से, ब्रेन के डेवलपमेंट से। और हमें भरोसा है जब पूरे वर्ल्ड में एआई का आविष्कार होगा, एआई अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी, यही वो जनरेशन होगी जो आने वाली जनरेशन का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कराने की क्षमता सिखाएगी और एआई से लड़ने की क्षमता सिखाएगी। आपने दो बातें कही, दो चीजों की जरूरत है जेन जी को बेहतर और बेहतर करने के लिए, बनने के लिए, डायरेक्शन और कनेक्शन। यस। तो ये डायरेक्शन और कनेक्शन कैसे होगा? मुझे बताया गया कि आपने खास एक जेन जी के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, माइंड सेट लाइफ सेट। माइंड सेट लाइफ सेट, तो लाइफ कैसे सेट होगी माइंड सेट से? दो बातें हमें याद रखनी होगी जिंदगी में कि आधा खाली गिलास यदि पानी का भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो दो दृष्टि होती है, आधा भरा है, आधा खाली है। आप देख कौन सा रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके माइंड सेट के ऊपर है। तो आपके बगल में कोई बैठा, पहचान का नहीं है, और यदि वो बगल में धक्का दे, साइड हो, अब ऊपर ही पैर रखोगे क्या? लेकिन कोई कान में कह दे मंत्री जी है, भाई साहब आजा आजा आजा। इसको कहते हैं माइंड सेट। आपका माइंड सेट हो जाए तो किसी का बोझ बोझ नहीं लगता है, उसका भार भी भार नहीं लगता, प्यार लगता है। हम चाहते हैं आज की जनरेशन का माइंड सेट हो जाए देश के लिए, ताकि इनकी लाइफ सेट हो जाए और देश की भी लाइफ सेट हो जाए। तो आपको कोई कार्यक्रम इनके लिए बनाना पड़ेगा, या आपने बनाया हो तो बताइए। या आज ये तो सब फोन पे रहते हैं, आजकल इंस्टाग्राम रील देखते हैं। जी, हमने मात्र इनसे 3 दिन मांगे हैं। 3 दिन जिंदगी के 3-3 हावर्स आप हमको दीजिए। इन 3-3 घंटे में अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में हम इनके साथ एक ऐसा नो मेडिसिन ओनली मेडिटेशन, आपको केवल ध्यान के मार्ग से, बाहर शोर है अंदर शांति है, बाहर अशांति है अंदर शांति है, उस 3 घंटे में हम सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कैसे होता है वो करना सिखाते हैं। उसके बाद उस अवचेतन मन की शक्ति से वर्तमान की जैन जी इस देश का भी नाम रोशन करेगी और दुनिया का भी नाम रोशन करेगी। और ये वो प्रोग्राम है जो पूरे वर्ल्ड को जिसको आवश्यकता है, ये वो सेशन है, पूरा विश्व जिसके पीछे एक दिन पागल होगा। क्योंकि पूरी दुनिया, जब पहले मशीनरी नहीं थी तो शरीर से काम होता था, जिसके पास जितनी ताकत उतना ही बड़ा आदमी माना। जब मशीनरी युग आया, शरीर का काम बंद, ब्रेन का काम चालू हो गया। अब एआई आ गई, ब्रेन का काम भी बंद। अब असली जिंदगी जैन जी की ही चालू हुई है। हमारा असली जन्म अब ही हुआ है, क्योंकि अब तक तो हम लड़ते ही रहे। पहले शरीर से काम करते रहे, फिर ब्रेन से काम करते रहे। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मोक्ष का द्वार खोलना है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करना है, अवचेतन मन को समझना है, हैप्पीनेस को समझना है। सब काम मशीनें करेंगी, आदमी को तो सिर्फ आनंद लेना है जीवन का। उसके लिए ये प्रोग्राम है माइंड सेट लाइफ सेट। तो ये कैसे जुड़ेंगे आपसे? आपके शिविरों में आना पड़ेगा, आपके शिविर में आना पड़ेगा, या इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे आप? नहीं, उसको अभी तो सेशन ऑफलाइन है और 3 दिन का है, रहवासी है, उसमें आप रहेंगे। आपका रहने का, खाने की व्यवस्था मिनिमम चार्जेस में आप अपने द्वारा कर सकते हैं। आप वहां बैठ करके 3 दिन का आप हमें समय देंगे, हम आपको 3 दिन के अंदर आपको मेडिटेशन कराएंगे, वो भी शुद्ध सात्विक आहार के साथ में। उस 3 दिन के मेडिटेशन से आने, अभी वर्तमान के युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत ड्रग एडिक्शन से ज्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया जी। उस सोशल मीडिया एडिक्शन में क्या है कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में रील के चक्कर में इतना फंस गया कि वो 2 घंटा के पहले उठ ही नहीं पा रहा है, और उसे पता भी नहीं लगता कि 2 घंटा कब हो गया। लगा इतना फास्ट है कि 1 सेकंड में रील को स्क्रॉल कर रहा है, मिलीमाइल सेकंड में ही स्क्रॉल करा। इतना फास्ट हो गया फास्ट हो गई आज की जनरेशन। तो एक एल्गोरिदम, अच्छा इंस्टाग्राम क्या है, अच्छी चीजें भी है और दुनिया का कचरा भी वही है। लोगों के माइंड का जो कचरा है वो उन्होंने इंस्टाग्राम पर रख रखा है, और उनके कचरे के चक्कर में अपना कचरा जीवन बनता जा रहा है। हम चाहते हैं उस ब्रेन का डिटॉक्स हो।
तो वो 3 घंटे आप एक तो सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस रहेंगे तो एक बहुत अद्भुत ब्रेन को नया सोचने का समय मिलेगा। फिर 3 घंटे आप मेडिटेशन करेंगे तो एक नया विचार होगा, और वो जो मेडिटेशन है वो वेदोक्त मेडिटेशन है। उस मेडिटेशन से जो ब्रेन डिटॉक्स का, बुद्धि की शुद्धि का, माइंड सेट, लाइफ सेट का सेशन है, उसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर पाएंगे, आप हैप्पीनेस एक्टिवेट कर पाएंगे, और खुशियां फिर आपको बाहर नहीं खोजनी पड़ेंगी, अंदर ही खुशी होगी। जब फोन से पस्त हो गए, त्रस्त हो गए, फोन साइड में रखा, 5 मिनट का वो प्रयोग किया, आप अपने आप एकदम फ्री हो जाएंगे। सामने वाला जैसे ही आएगा, स्माइली फेस आपके चेहरे पर। अब ये तो इनके ऊपर है, ये कितना इस विषय में दिलचस्पी लेंगे, आपकी बात सुन के शायद जरूर ले लें। लेकिन हमारे देश में अजीब सी बहस चल रही शास्त्री जी कि धर्म, धर्म ग्रंथ, आध्यात्म, देवी देवता, भगवान, ये सब दकियानूसी बातें हैं। साइंस का जमाना है, कहाँ ले जा रहे हैं आप लोगों को? चलो ना, आपने मनुस्मृति पर क्या विवाद चल रहा है हमारे देश में? हमने सुना है। देखो, 2 बातें हैं, जिनको जो कहना है वो कहते रहे। ये आज का विवाद नहीं है, बहुत पुराना विवाद है। नास्तिकता और आस्तिकता का विवाद, नेगेटिव और पॉजिटिविटी का विवाद, सकारात्मक और नकारात्मक का विवाद बहुत प्राचीन विवाद है। पर हम एक बात कह सकते हैं, ऐसी तो सत्ता है जो इनको भी ये सोचने की क्षमता देती है। ऐसी कोई पावर तो है जो इनको भी ये तर्क करने की बुद्धि दे रहा है, और हमें लगता है वही परमात्मा है, वही धर्म है। धर्म का मतलब चोला नहीं है, धर्म का मतलब तन रंगना नहीं है, धर्म का मतलब है मन को रंगना, धर्म का मतलब है आचरण। वर्तमान में यह कहा जा सकता, स्पिरिचुअल लोग बहुत हैं, स्पिरिचुअलिटी कम हो गई, इंसान बहुत हैं, इंसानियत कम हो गई। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि धर्म किसी काम का नहीं है, यह सब पाखंड है, ढोंग है या अंधविश्वास है। यदि ऐसा कहा जाएगा तो पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो सब पाखंडी, जिस धर्म को मानने वाले वो फिर सब पाखंडी। केवल सनातन ही नहीं, ईसाइयत है, यहूदी हैं, पारसी हैं, सिख हैं, इस्लामिक हैं, और पूरे वर्ल्ड में इतने लोग अपनी अपनी परंपराओं को मानते हैं और करोड़ों अरबों लोग मानते हैं। सब पागल तो ना होंगे जो ये आरोप लगा रहे, सब पागल तो ना होंगे? तो एक आदमी ये कहते रहते, आदिकाल में ऐसा भी चला आया। रावण भी कहता था राम नहीं है, निपट गया था बेचारा। और जब तक निपट नहीं गया तब तक उसने माना नहीं। कंस भी कहता था कन्हैया नहीं है, 11 साल के कन्हैया ने ऐसा घुमा घुमा के मारा, निपट गया बेचारा। तो ऐसे ही वर्तमान में लोग कह रहे कि धर्म नहीं है, संस्कृति नहीं है, ये सब आडंबर है, चोचले, देवी देवता, ये कह सकते हैं। पर हमारे यहां हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहां की खुदाइयों में 125 साल पुराने महात्मा बुद्ध के अवशेष, और छोड़ो आप पश्चिम में चले जाओ, पश्चिमी दर्शन जितने हुए, चाहे वो सुकरात का दर्शन हो, अरस्तु का दर्शन हो, प्लेटो का दर्शन हो, लाओ त्से का दर्शन हो, डायोजनीज का दर्शन हो, अरे और तो छोड़ो, अल्बर्ट आइंस्टीन भी अंत में कहता है, मरने के पहले इंटरव्यू में वो अपनी बात रखता है कि यदि मुझे दोबारा जन्म लेगा तो दोबारा जन्म मुझे मिलेगा तो मैं वो खोज करूंगा जिसने ब्रेन ने इतनी खोज की, वो खोज किसने करवाई। ये लोग लगे रहते, लेकिन बुरा ना मानना, ये जितना भी धर्म का विरोध करते हैं ये भी भगवान के द्वारा भेजे हुए लोग हैं, ये भी धंधे पर लगे हुए हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया मनुस्मृति वाला विवाद में, एक्चुअली यहाँ बहुत सारी बच्चियां, लड़कियां बैठी हुई हैं, तो इनके नाम पर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मनुस्मृति उसका जरिया बना, जैसे राहुल गांधी ने कहा, मनुस्मृति के कुछ लोग उन्होंने पढ़ के बता करके कि मनुस्मृति महिला विरोधी सोच वाला धर्म ग्रंथ है, कि एक लड़की का, महिला का जीवन केवल उसके पिता से, केवल उसके भाई से, केवल उसके पति से है, उसकी अपनी कोई आज़ादी, उसकी अपनी कोई निजी जिंदगी नहीं है। उस पर बहुत सारी बातें उन्होंने कही भी। अच्छा, कई बातें ऐसी मनुस्मृति में हैं भी। तो एक विवाद ये चल पड़ा कि भाई क्या हिंदू धर्म का इतना बड़ा ग्रंथ जो है वो दकियानूसी सोच बताता है, वो महिला विरोधी सोच बताता है? इस विवाद को एक बार क्लियर कीजिए। सौरभ जी प्रिय, हम एक बात निवेदन करें, नेताओं को तो जवाब नहीं देते पर आपको तो दे सकते जी। जिस ग्रंथ में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की चर्चा, हमारे ग्रंथ में पुरुषवाद बाद में, स्त्रीवाद पहले है, माताओं का स्थान पहले है, पुरुषों का स्थान बाद में है। यदि हम स्त्रीहीन सोच विचारधारा के होते तो राम सीता कहते, सीता राम ना कहते, कृष्ण राधा कहते,
राधा कृष्ण ना कहते, नमः पार्वती पते। पार्वती पहले है, महादेव बाद में। और एक पिक्चर में गाना भी होता है, उसी पिक्चर में ढिसुम ढिसुम भी होता है, उसी पिक्चर में काला बाजारी भी होती है, उसी पिक्चर में अच्छे विचार और अच्छे डायलॉग होते हैं। अब आपके ऊपर है, पिक्चर देखने वाले के ऊपर, कि वो केवल इलू इलू पकड़ रहा है अथवा वो किसी संदर्भ में कोई बात ऐसी कही गई होगी, हम उसी को ही पकड़कर पूरे ग्रंथ का निचोड़ मान लें, ऐसा सही नहीं। दूसरी बात, हमारे भारत में अनेक बार आक्रमण हुए, डच, पुर्तगाल, बाबर, मुगल, अकबर, इन सब ने हमारी संस्कृति पर ही हमेशा वार किया। कई अभ्रंश कर दिए गए हमारे ग्रंथों में, हमको ही लड़वाने के लिए। हां, हमारे संतों की अब ये तरफदारी होनी चाहिए, हमारे संतों का ये काम होना चाहिए कि यदि ऐसा कुछ है उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, ऐसा धर्म कहता। लेकिन मनुस्मृति स्त्री विरोधी नहीं है, ऐसा जो भी कह रहा वो निश्चित रूप से स्त्री विरोधी कहलाएगा। तो अब देखिए, आपने जो अभी कहा है, अब ये तो सब लोग जोड़ेंगे उन्हीं से जिनका मैं नाम ले रहा था अभी। हम उनको जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम राजनेताओं पे बोलते नहीं हैं, हम धर्मगुरु हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, उन्हीं का एक विवाद है, लेकिन ये फिर चर्चा इसकी खूब हुई, फिर वो रील से भी जुड़ता है, इंस्टाग्राम से भी जुड़ता है। आज कैंपेन चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, छोड़ दीजिए कांग्रेस को भी, कैंपेन चल रहा है, पितृ सत्ता को क्रश करो, खत्म करो देश से। एक उन्होंने यहां तक कहा गया कि जंतर मंतर के आंदोलन में लड़कियां गाली क्यों दे रही थी, इसको मुद्दा बनाया गया। लड़के गाली दें तो ठीक है, लड़की गाली नहीं दे सकती। आपने भी देखे होंगे कुछ वीडियो वैसे। देखिए, सब एक जैसे नहीं होते, होंगे दो चार सब में ही होते। नेताओं में कौन सा कम है नेताओं में तो जिम्मेदारी पद पर बैठे लोग गालियां देते, क्या क्या नहीं देते वो, तो उनमें कौन सा कम है। पक्ष हो विपक्ष हो या कोई भी सत्ता के लोग, सब में ऐसे लोग, जैन जी के कुछ लोग ऐसे थे, सब ऐसे ना थे। हम इतनी बात कह सकते हैं, हाँ, उनके कारण पूरी जैन जी बदनाम हुई, उनके कारण हम सब पर प्रश्न चिन्ह उठा है, उसको हम स्वीकार करते हैं। पर हम एक बात निवेदन पूर्वक कहें, भारत में बढ़ते अपराध का कारण घटते संस्कार है। अब भारत में वर्तमान में संस्कारों पर बहुत कार्य होने चाहिए। गुरुकुलम विद्या, गुरुकुलम पद्धति पर कार्य होना चाहिए। रही बात रील की, देखो ये वो अपने आपस के, उन्होंने कहा कोई सत्ता जानी चाहिए, आनी चाहिए। हम साधु आदमी है, कोई भी चला जाए कोई भी आ जाए, सूर को क्या खाक फर्क पड़ता है। हम तो साधु हैं, कोई भी आए कोई भी जाए। हम चाहते हैं इस देश पे वो रहे जो देश हित की सोचे, राष्ट्र की सोचे, इस देश के शिक्षा के बारे में सोचे, स्वास्थ्य के बारे में सोचे, इस देश के भविष्य के बारे में जो सोचे वो इस देश पर राज करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। मोदी जी अभी आईआईटी के कार्यक्रम में गए थे, तो आपका नाम ले रहे थे कि भाई बागेश्वर बाबा तो नहीं हूं, किसी संदर्भ में उन्होंने कहा, तो वो तो आपको याद करते हैं और आप कह रहे हैं कि जिसको जो सत्ता में आए सब ठीक। हमने एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखी, जो उनको व्यक्तिगत मिले तो हम कह सकते हैं, हमारी जो मुलाकातें हुई उनमें हमने व्यक्तिगत, ऐसा व्यक्तित्व, असाधारण व्यक्तित्व, अभूतपूर्व व्यक्तित्व, 140 करोड़ लोग हैं, कितने महात्मा नहीं, हमारे जैसे छोटे व्यक्ति को भी वो स्मरण रख लेते। ये उनके अद्भुत व्यक्तित्व की क्षमता है। दूसरी बात, इस अवस्था में भी वो दल की नहीं देश की सोचते हैं। इस पर आपका इससे बड़ा क्या चाहिए। इस निष्कर्ष पे आप पहुंच चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी देश की सोचते हैं। हमारा निजी मत है, हम ये मिले हैं, हम जिनको मिलते हैं, हम आपको मिले, आपके बारे में कोई भी हमसे पूछेगा कि सौरभ जी कैसे, हम कह सकते हैं ऐसे। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दल के बारे में कम सोचते, देश के बारे में बहुत सोचते हैं। अच्छा, आप 1 साल से चूक गए हैं जेनजी से, वो हमारे यहाँ पर एक नया फिनोमिना बना, तो वो पार्टी भी बनाने वाले हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। तो जेनजी कॉकरोच हो गया, मतलब उन्होंने कहा गर्व से कहो हम कॉकरोच हैं जेनजी के लिए। जी, ये संज्ञा कैसी है? हाँ, ये तो वही बता सकते हैं जो हूं, जो हूं। अपनी भारत की संविधान की यही अद्भुत स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी कह सकते हो,
कुछ भी बन सकते हो। हम तो इस देश के लोगों को, जैन जी को विवेकानंद बनाना चाहते हैं। हम देश के युवाओं को, जैन जी को अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा देखना चाहते, अब्दुल कलाम जैसा देखना चाहते। हम देश के युवाओं को, देश की बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई जैसा देखना चाहते। अपने अपने मन में है, यदि उन्हें कॉकरोच पसंद आया तो रख लेना चाहिए। आपको हिट पसंद आए, हिट रख लो। हाँ, उन्हें कॉकरोच नाम पसंद आया तो उन्होंने कॉकरोच पार्टी बना ली। किसी को खुजली हो वो हिट रख ले, मॉर्टिन रख लो, सीजीपी के बाद डीजीपी रख लो। अपने अपने काम है, सबके अपने अपने लफड़े हैं, चल रहे हैं। पर हम इतना कह सकते, जैन जी, आज की जनरेशन सिर्फ एक बात से प्रभावित नहीं होती, उसे निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आपको तर्क रखना पड़ेगा, तभी आज की जैन जी आपके साथ खड़ी होगी। पर समय है, सबका आता जाता, ये बहुत छोटी बात है। हम किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकते, पार्टियों का अपना काम, पार्टी कुछ भी हो, पर बात देश की हो, हम ये चाहते हैं। ठीक, आप लोगों के नाम पर इतनी बात हो गई, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? सबसे पीछे दे दीजिए, कुछ लड़कियां कुछ हैं पीछे, पीछे दे दीजिए। मेरा क्वेश्चन मतलब ये था कि आजकल के जेंजी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उस चीज़ में आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे कि हम कैसे उसे कम कर सकते हैं? हमको ब्रेन के एल्गोरिदम को समझना होगा। हमारा ब्रेन का एल्गोरिदम एक जैसा चलेगा तो रिपीट टू रिपीट थॉट्स प्रोसेस ब्रेन में चलती रहेगी और हम एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से जूझने लगेंगे। उसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि जैसे इंजन को, ठंडा पानी को गर्म करने के लिए हमको चूल्हे पर रखना होता है, पर ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, चूल्हा बंद करना होता है। ऐसे ही हमको एंजाइटी और डिप्रेशन को समझना होगा कि जब ओवरवर्क हमारे ब्रेन को होता है तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाता है, और वर्क लेस हो जाएं, थॉट्स लेस हो जाएं और नो माइंड मेडिटेशन यदि करें तो हम एंजाइटी से बच सकते हैं। अब वो कैसे करना है वो आपको सिखा सकते हैं जी। राधे राधे गुरुजी, मेरा राधे नाम राधे। प्रियंका है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि इंस्टाग्राम की तरफ लोग आजकल, जो हमारी जनरेशन है, बहुत खींची जा रही है, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो इससे दूर कैसे जाया जाए? मोबाइल फोड़ दो। वो नहीं छोड़ा जाता है ना। ये तो हर किसी अपनी में है। भावनाओं पे कंट्रोल करने के ऊपर है। आपकी भावना यदि आपके कंट्रोल, पहले आपको ये समझना होगा आप मन के गुलाम है कि मन आपका गुलाम है। हम भी, हमारे पास भी मोबाइल है, हमारे पास भी इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लेकिन वो हमको प्रभावित नहीं करता कि आप चलाओ। हम उसको कहते हैं अब तुझे चलाएंगे। अपने ऊपर है कि कभी हम बिल्कुल नहीं चलाते, कभी 20 मिनट चला लेते हैं, कभी न्यूज भर स्क्रॉल करते हैं। तो हमारी भावना यदि हमारे कंट्रोल में होंगी तो दुनिया की कोई भी इंस्टाग्राम ऐप, टिकटॉक आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, यदि आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में है। और भावनाएं कंट्रोल होंगी ध्यान से। यही एक रास्ता है कि आप जो है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। आगे दीजिए, आगे दीजिए। सर राधे राधे गुरुजी, राधे मेरा राधे। नाम अदिति है, मैं बीजेएमसी की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे अभी अभी बोला कि स्त्रियों को पहले रखा जाता है, जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, फिर शिव शक्ति में शिव क्यों आगे हैं और शक्ति क्यों पीछे? नहीं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोला तो। लेकिन शिव शक्ति भी तो एक वर्ड है ना, तो उसमें शिव क्यों आगे हैं और शक्ति क्यों पीछे? देखो, ऐसे अनेक शब्द हैं जिन शब्दों में भगवान को आगे, भगवती को पीछे रखा गया, और अनेक शब्द ऐसे हैं जिसमें भगवती आगे, शक्ति आगे अथवा शिव पीछे। तो दो बातें इसमें समझने जैसी हैं। आपने नमः पार्वती पते हर हर महादेव सुना या पकड़ा, अथवा शिव शक्ति पकड़ा, वो आपके ऊपर है। हमारे जैसे सोच के व्यक्ति ने नमः पार्वती पते हर हर महादेव से पकड़ा है। मेरा आज का सवाल यह है कि आपको जेंजी गुरु कहा जाता है, पर लेकिन जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपका क्या कोई योगदान था? जैन जी गुरु कहा जाता है, ये हमने आज नया नाम अपना सुना है। उसके लिए थैंक यू, उसके लिए धन्यवाद। एक साल हम चूक जरूर गए, पर आप लोगों ने हम पे कृपा कर दी। दूसरी बात, उस प्रोटेस्ट के बारे में अब हमारी जो भूमिका होनी चाहिए वो हमने अपनी भूमिका निभाई। उस वक्त किसी आयोजन में थे, हमने अपनी बात रखी कि ये नहीं होना चाहिए और इनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। हमने अपनी भूमिका पूरी निभाई जो हम कह सकते हैं, पर हम इसके भी पक्ष में नहीं।
हम विद्यार्थियों को, देश की शिक्षा पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सड़क पे नहीं देखना चाहते। संसद को भी हम सड़क पे नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं देश की सरकार एक ऐसा डोर ओपन करे जिसमें विद्यार्थी अपनी डायरेक्ट बात पहुंचा सके। लेकिन आपने उस प्रोटेस्ट के बारे में, क्योंकि आप अवेयर रहते हैं दुनिया भर में जो कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बारे में दो पक्ष हैं। एक कि वो छात्रों का आंदोलन था, दूसरा पक्ष ये है कि वो छात्रों को आगे करके राजनीतिक पार्टियों का नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन था। इतना डीप तो हमने इस पे विचार नहीं किया, पर कहा जा सकता है छात्रों का आंदोलन तो था ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पर उसके पीछे बीच बीच में जो गतिविधियां हो रही थी, देश खिलाफ की गालियां, किसी की माताजी को गाली देना, अथवा देश के खिलाफ कई बार जो छोटे छोटे विषय देख सुनने को मिले, उससे ये लग रहा था कि ये अब छात्रों के पीछे भी कुछ लोग हैं जो छात्रों को भड़का रहे हैं, छात्रों को आगे करके अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो छात्रों के आंदोलन से ज़्यादा सीजेपी का आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो गया था। ये तो पक्का था कि वो राजनीतिक आंदोलन हो गया था। आगे हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें किसी राजनीति पार्टी का पक्ष या विपक्ष किसी का मोहरा नहीं बनना। और हम सरकार को भी एक बात कहेंगे और देश के जेनजी या छात्रों को भी एक निवेदन करेंगे, हर समस्या का समाधान आंदोलन नहीं है, हर समस्या का समाधान विवाद नहीं है, संवाद भी हो सकता है। ये बात सबको समझनी पड़ेगी। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम प्राची आर्य है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपने अभी एक स्टेटमेंट बोली कि संस्कार कम होते जा रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर आपने ये भी बोला कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश में है, कि हमें आज़ादी है बोलने की। लेकिन अगर संस्कार कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये था कि अगर प्रोटेस्ट में लड़कियां आगे बढ़ चढ़ के आ रही हैं, वो अपनी बातें रख रही हैं, तो उसका क्या मतलब था आपका कि हमारे संस्कार कम है अगर हम कुछ अपनी चीज़ बोलना चाहते हैं तो? हम अपनी चीज़ बोलें ये संस्कार कम नहीं है, पर अपनी चीज़ गालियां दे करके बोलें ये संस्कार कम। सीताराम गुरुजी, मेरा नाम लक्की सोनी है। और जैसे कि आप जैसे जेनजी गुरुजी हैं हमारे, तो आजकल की पीढ़ी जो जेनजी है वो कैसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करे, किस तरह का रहे। और एक आस्तिक और नास्तिक का जो है, नास्तिक भी है तो वो सवाल पूछ रहे, वो गलत नहीं है। कितने लोग होते हैं जो सवाल पूछते हैं उन्हें दबा दिया जाता है, लेकिन सवाल पूछना कहीं से गलत नहीं। तो उन लोग को भी कैसे जोड़े, और क्या आपका राय है इस पे? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, एक बार इनको ताली बजाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। सुनो, पहले तो हम आज की जनरेशन को, जैन जी यानी अल्फा बीटा आने वाली जनरेशनों को भी कैसे सनातन संस्कृति से जोड़े ना, ये हमारा मुख्य दायित्व है। हमें सबसे पहले एक बात समझनी होगी, हमारा निजी मत है पूरी दुनिया को देखने का। ना हम दुनिया के लोगों को आस्तिक बनाना चाहते, ना नास्तिक। हम दुनिया के लोगों को वास्तविक बनाना चाहते। दूसरी बात, हमारे सनातन संस्कृति की बातों को तर्क के साथ रखा जाए, विज्ञान के साथ रखा जाए, तो हमें लगता है हमारी संस्कृति, हमारी जनरेशन जुड़ेगी, वो टूटेगी नहीं। और एक बार यदि जैन जी सनातन संस्कृति से जुड़ जाए, समझ ले, जो भी पूरे वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति हमारे सनातन को समझ ले कि वो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता, वो हिंसा नहीं अहिंसा पर जीता है। हमारा सनातन संस्कृत शोर पर नहीं, शांति पर संवाद करता। हमारा सनातन, हमारा हिंदुत्व धर्म विवाद नहीं, संवाद चुनता है। हमारा सनातन पहले विनम्रता से समझाता है, पर विनम्रता को कायरता भी नहीं समझता है। ये बात हमारी आज की जनरेशन को या पूरी दुनिया को, किसी को भी समझ में आ जाए, हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं सबके पास एक ही रास्ता होगा, वो सनातन मार्ग को चुनने का रास्ता है। लेकिन किसको चुने, किसको चुने? आप कुछ लोग आप में आस्था करके आपकी बातों को मान सकते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ संत ऐसे भी हैं जो जिनके करोड़ों लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बड़े बड़े विवाद भी हैं। अभी आप ही ने कुछ संतों की जब बात हो रही थी कि ये रोल मॉडल हो सकते हैं क्या, तो आपके पीछे भी एक विवाद पड़ गया था। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक किसी वो एक इंटरव्यू के मध्य में ही एक ऐसा विषय, हमने कभी संतों का अपमान नहीं किया, हम कभी संतों का अपमान नहीं करते। उनके अनुयायियों को ऐसा लगा कि हमने, बल्कि वहाँ जैन जी बैठी थी, लोग बैठे थे, उन्होंने पीछे से जवाब दिया कि उन्होंने क्वेश्चन किया सच्चा संत कौन, तो पीछे से जवाब आया। हमने पूछा कि आप लोगों को लगता है ये तीनों, उसमें 2-3 संत थे, 3 संत थे, तो हमने पूछा इनमें से कोई सच्चा संत है? उन्होंने ही जवाब दिया कि नहीं। हमने कभी किसी संत का अपमान नहीं किया, हम ना किसी संत का अपमान करते हैं, चूक से भी, भूल से भी नहीं करते हैं। हर संत के, और हम उनके लोगों से भी कहें, उन संत के अनुयायी से भी कहें, और पूरे भारत के लोगों से ही कहें, हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि कौन गलत है
कौन सही है। जब तक हम खुद ना देख लें, हमारी ये निजी आदत है, कौन सही कौन गलत उनके बारे में उन्होंने भी अपनी जगह ठीक ही किए होंगे, तब तो इतने अनुयायी हैं उनके। कुछ गलत किया होगा तब लोगों ने विवाद, तो दोनों पक्ष होते हैं, सही गलत हम लोग निर्णय। तो हम पूरी जनरेशन को, पूरे भारत को एक बात कहना चाहते हैं कि हर विषय सोशल मीडिया पर चलने वाली न्यूज़ से ही निर्णय मत ले लेना कि ये सही है या गलत है। उसको तथ्य तक जाने देना, उसके अंतिम क्षणों तक उसे जाने देना, तभी पता लगाया जा सकता कि ये सही है, ये गलत है। ये उपाय बहुत सुगम है, क्योंकि 30 मिनट की स्पीच से 30 सेकंड की बात कट करके वायरल करके पूरी स्पीच का सारांश नहीं निकाला। वो जापान में गए, वहां भूकंप आ गया 5.9 का जी, और वो इतनी ऊंची बिल्डिंग में, कौन से फ्लोर पे थे आप? हम थे तो चौथे पांचवें फ्लोर में, शायद नहीं पांचवें, हाँ पांचवें या छठवें फ्लोर पर थे हम। और बड़ी बिल्डिंग थी, बगल में जो हमारी टीम रुकी थी वो 20वें और 22वें फ्लोर पर थी। तो बड़ा लफड़ा हो गया जिस दिन हम पहुंचे। दिन की कथा की, शाम को सो गए बड़े आराम से, बड़े आनंद के साथ में। पर मेंटली प्रिपेयर तो थे हम। जापान के बारे में पढ़ते रहते थे कि वहाँ हर मिनट में भूकंप आते हैं और वहाँ के दार्शनिक हमें बहुत प्रिय हैं, तो हम जापानी दार्शनिकों को पढ़ते रहते थे। तो वहाँ एक हाकुई नेकाकू हुए, ये बहुत से दार्शनिक हुए जिनको पढ़ते रहते थे, तो जापान के बारे में मेंटली प्रिपेयर थे। लेकिन रात 2 बजे अलार्म बजा और बजाओ लगी बिल्डिंग। हमें लगा कि कोई देवी देवता नीचे से आ रहा है भैया। अब हम उठे भैया, जैसे ही उठे अलार्म मोबाइल का देखा, उसमें लिखा था भूकंप चेतावनी, भूकंप चेतावनी। हाँ हाँ, और सामने शोर दिखाई पड़ा। अपन ने खिड़की खोली, पानी की बोतल ली, 18 सेकंड तक पृथ्वी के झूलने का मजा लिया। पूरी बिल्डिंग 5.9 का था, ऐसी ऐसी बिस्तर हो रहा था, एक पानी की बोतल गिर गई। अब हमने सोचा जाए नीचे, तो हमने कहा लिफ्ट चल ली नहीं है, उतर के जब तक जाएंगे तब तक पता लगे पूरी चली जाए। जाने से क्या फायदा, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। यहीं से आनंद लो, खिड़की खोल के हम बढ़िया मजा लें। तब तक भूकंप को ही लगा कि ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ है। वो चुप हो गए। लेकिन भैया हमारी टीम में 2 लोग गए थे, उनकी जो हालत हुई पूछो। खैर, हम अपने बारे में ये कह सकते कि हम देश में भी तहलका मचाते रहते हैं अपनी बातों से। उधर प्रवचन से इतना तहलका कि पृथ्वी भी डोल गई हमारी लेकिन हमारे प्रवचन को सहना पाए होंगे जापान, पृथ्वी पूरी डोल गई। लेकिन हमारे साथ थे केशव, कन्हैया मित्तल जी, जो खाटू श्याम बाबा के भजन, पासपोर्ट लेके सबसे जल्दी नीचे वही आए। हाँ, वो पासपोर्ट, और भैया हमने वो पूरे सुना, उन्होंने पूरी कहानी सुनते रहे टीम से। और जितने लोग थे, जापानी एक नहीं निकला, बाबा बागेश्वर जापानी नहीं निकला। बाकी पूरी टीम सड़क पे, जितने विदेशी थे सब, जो जिस हालत में था वैसे ही बाहर, और सब सीताराम। और कन्हैया भैया तो 2 दिन तक सावचेत नहीं रहे। उस रात तो सोई नहीं, दूसरी रात एक्स्ट्रा में नहीं सोई। ये हालत थी। तो आपके अंदर भी तो कुछ चल रहा होगा, राम 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 राम, हनुमान जी हनुमान जी। हम जब ये पहला हुआ तो हमें ये एक तो पता था मेंटली कि यहाँ आते रहते हैं, दूसरा ये थोड़ा तेज तो था, 5.9 तो तेज तो था। तो एक बार लगा कि भागना चाहिए। फिर हमने कहा कि अब देवता कब काम आएगा। भागे अपन नहीं भागे, तो हमने कहा बाहर भी भागे, इससे बेहतर है अंदर की तरफ भाग लिया जाए। क्या बात। तो पूरी दुनिया बाहर की तरफ भागी, हम अंदर की तरफ भागे कि जो होगा सह लेने के लिए तैयार मेंटली हो जाना चाहिए। बुलेट ट्रेन की सवारी अरे किया? बहुत मजा आया भैया। 300 की स्पीड में गजब, अद्भुत। 290, 294, 95। हम वहाँ की जो कैपिटल है टोक्यो से ओसाका गए, वहाँ भी एक कार्यक्रम था। और लगभग 2 घंटे कुछ मिनट में पहुँच गए। 600 किलोमीटर 2 घंटे कुछ में। ट्रेन चलती थोड़ी उड़ती है, पर अद्भुत है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की बिल्डिंग। 9 पॉइंट स्केलेटर का वो लोग भूकंप सह सकती बिल्डिंग। वो बुलेट ट्रेन का बड़ा अद्भुत मजा, हवाई जहाज जैसा आनंद आया, बैठे गए। अद्भुत व्यवस्थाएं वहाँ की ट्रेन की। एक और सबसे अद्भुत मज़ेदार बात यह है कि आपकी, जैसे हमारी ट्रेन छूट गई थी जिस पर टिकट थी, तो टिकट हमको कैंसिल नहीं करानी पड़ी। दूसरी वाली में टिकट, वही टिकट दूसरी ट्रेन में काम आ गई, पैसा बर्बाद नहीं गया। ये हमें वहाँ की चीज़ बहुत अच्छी लगी। हाँ, सीट नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पैसे बर्बाद नहीं गए। आप दूसरी ट्रेन पर बैठ जाइए, वही टिकट उस दिन काम आएगी।
मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जेंजी के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए कोई कोच नहीं है, तो इस पे मतलब कोच किस तरह हम लोग ढूंढे कि कोई अच्छा सा कोच मिल जाए? दो बातें हमें याद रखनी है कि इन्फॉर्मेशन होना बड़ी बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में सदुपयोग में लाना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जहाँ चांद पे अभी जा नहीं रहे वहाँ की। तो हमें जीवन में एक बात याद रखना होगा, पहले आप अपना ध्येय और ध्याय दोनों फिक्स कर लीजिए, अपना लक्ष्य तय कर लीजिए, उसी रास्ते की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए, वो आपके फायदे की है। ये जीवन में आपको याद रखना है कि हमें इंफॉर्मेशन जहां जाना है, हमें जाना दिल्ली है यहां से मुंबई, और हम इंफॉर्मेशन रखें शिकागो कैसे पहुंचते हैं, हम इंफॉर्मेशन रखें दुबई कैसे पहुंचते हैं, ये व्यक्ति को विचलित करती है, ये व्यक्ति को डिमोटिवेट करती है, ये व्यक्ति को कंफ्यूज कर देती है जेन जी को। तो हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन के साथ एक बात याद रखना होगा कि इंफॉर्मेशन तो है, पर जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वहीं की है कि दूसरे साइड की है। तो हमें कोच ढूंढने में बहुत सहजता हो जाएगी। हमें यहाँ से मुंबई जाना है तो इन्फॉर्मेशन लें कि मुंबई के रास्ते में क्या क्या पड़ता, कैसे जाना चाहिए, फिर मुंबई गया कौन है, ये बड़ी सरलता हो जाएगी आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी काम आ जाएगी, मंजिल भी आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आप केवल इन्फॉर्मेशन लेते रहें, अब रील में आप इतना ज्ञान लेते हो, देख नहीं रहे, पूरी डिक्शनरी खुली रहती है, और रील बंद करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता जो देख रखा है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेन समझ ही नहीं पा रहा, वो खुद कंफ्यूज है कि आप देखना क्या चाह रहे हैं। 2 मिनट में आप हाँ, 1 सेकंड पहले आप जो और फिर उसके 1 सेकंड बाद धर्म ही सब कुछ है। लेकिन जब तक आपने अगली रील बढ़ाई तब तक देखता है भारत आपकी अदालत में बाबा बागेश्वर ले अब ये चल रही, और तब तक आपने अंगली नहीं, तब तक राधा राधा राधा। अब ब्रेन कंफ्यूज है कि हम वो न्यूज पकड़े, कि हम जो है बाबा बागेश्वर पकड़े, कि हम आपकी अदालत देखें, कि हम इंडिया टीवी देखें, कि हम जो है लवेरिया वाली बातें देखें। अब दिमाग कंफ्यूजन में, ये व्यक्ति को कंफ्यूज करती। तो हमें इंफॉर्मेशन एक ही जगह की लेनी, एक ही रास्ते की लेनी, पूरी एनर्जी अलग अलग जगह लगाने की बजाय एक जगह लगाई जाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये नहीं पूछेंगे आपसे, हो सकता है माता पिता देखते हो तो डर जाएंगे पूछने में। सबको प्रेम हो जाता है, फिर दिल टूट जाता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर कोर्स में मन नहीं लगता, क्या करें? 2 बातें हमें याद रखनी होगी। पहली बात तो दिल लगाएं क्यों, धोखे से यदि लग गया है तो ये बात आप पहले दिन ही मानना कि दिल लगा है तो टूटना तय है, यहां कुछ भी पक्का नहीं है। तीसरी बात, आप अपना सिद्धांत पक्का रखना, धोखा मिले मौका मिले तो आप धोखा ना देना, और धोखा मिले तो मौका ना देना। और चौथी बात, यहां हर एक आदमी आज के वर्तमान का प्यार बड़ा बुलेट ट्रेन वाला फास्ट वाला है। इनके प्यार में बातें हैं, ईमानदारी बहुत कम बची। वो प्रेमी बहुत कम मिलते हैं जो एक के पीछे पागल होकर पूरा जीवन निकाल देते। ऐसे खोजना बहुत कठिन है। इससे बेहतर है इन लोगों में टाइम बर्बाद करने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मैं देखता हूँ आपको लोग पूछते रहते हैं कि आप कभी विवाह करेंगे क्या, तो कभी आपका दिल कहीं नहीं लगा किसी के साथ? अभी हमारा दिल देश में लगा, हमारा दिल लगा हमारे क्षेत्र में। हम क्षेत्र में चाहते कि कैंसर हॉस्पिटल बन जाए, हम क्षेत्र में चाहते गुरुकुलम एक विश्वविद्यालय हमारा हो जाए, हम क्षेत्र में चाहते कि वहाँ स्किल डेवलपमेंट आ जाए, हम चाहते देश के जैन जी का विचार परिवर्तन हो जाए। हमने अभी यहाँ दिल लगा रखा, बाकी टाइम बचेगा तो ये सब लफड़े बाद में किए जा सकते हैं। अभी तो ये काम करें। और फिर दिल लगाने के लिए हमको एक बात समझनी होगी, बुरा ना मानना, सही दिशा मंजिल तक पहुंचाती है और बुरा आदमी जीवन बर्बाद कर देता है। एक आदमी जिंदगी बर्बाद कर देता है, हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ देता है और जीवन को बर्बाद कर देता है। हम इसलिए प्रार्थना करेंगे, आदमी पर भरोसा करना
देखकर भरोसा करना, और इतना देखकर भरोसा करना कि क्या वो बुढ़ापे तक भी तुम्हारे साथ चल पाएगा, उस पर भरोसा करना। नहीं तो टाटा बाय बाय, हेलो हाय। एक गंभीर विषय आजकल चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है ये पूछना ज़रूरी है। आरक्षण को लेकर विवाद है, थोड़ा विवादित टॉपिक है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी जंतर मंतर पर ही कुछ आरक्षण को लेकर नारेबाजी हुई थी। तो उसके बाद जैसे सो कॉल्ड सवर्ण जाति जिनको हम कहते हैं, अगड़ी जातियाँ, उनसे उस समुदाय के कुछ लोगों ने, उन्होंने भी प्रदर्शन किया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण हमारे यहाँ एक ऐसा मुद्दा है, नेता भी हाथ लगाने से डरता है कि हाथ जल जाएगा। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये समय ठीक नहीं है, आरक्षण लगातार मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? हम आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, आरक्षण के सपोर्ट में हैं। देश में आवश्यक लोगों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। भाई जिसे नीड है दवाई की, उसे दवाई दी जानी चाहिए। पर हम इस देश में एक बात कहना चाहते हैं, देश में जातियों को खत्म करके दो जातियां बनानी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। गरीब जातियों को फिर आरक्षण दे देना चाहिए, इससे देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, और किसी भी समाज को बुराई भी नहीं होगी। एक मिनिमम वार्षिक आय की दर पर फिक्स कर दिया जाए कि इस आय के बाहर जितने लोग हैं, ऊपर वो सब अमीर हैं, और इस आय से जितने कम लोग हैं वो गरीब हैं, फिर उनको आरक्षण दे दिया जाए। इस लॉजिक के सामने तर्क ये दिया जाता है कि वो जो आरक्षण है, SC ST क्लास का जो हमारे यहाँ आरक्षण है, वो आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से नहीं, सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से और भेदभाव की वजह से दिया गया। ये भेदभाव, छुआछूत राजनीतिक मुद्दा है, समाज में नहीं है ये। समाज में, गांव गांव में राजनीति के कारण इतना भर गया कि पूछो मत। इसलिए तो हमने पदयात्रा की, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब एक हैं, हम सब सनातनी संस्कृति ऋषियों की संतानें हैं, मुनियों की संतानें हैं। यहां ना कोई अंगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई उच्च है, ना कोई निम्न है। हमारे शरीर में ही चारों वर्ण हैं, ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता ऊरु तदस, सब चारों वर्ण हमारे शरीर के अंदर ही व्याप्त हैं, ऐसा वेद कहता है। भैया हम चाहते हैं इस देश की ये मानसिकता खत्म हो। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बड़ाई नहीं करनी चाहिए, अब वर्तमान में हमारा भारत भी बहुत गति कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार कर रहा, हमारा भारत भी चांद पर जा रहा, हमारे भारत की भी अद्भुत अद्भुत सड़कें हैं। 40 घंटे की सड़क 4 घंटे में तय कर सकते हैं, ऐसी ऐसी सड़कें हमारे भारत में बनी हैं। इसके लिए जिन्होंने कार्य किया हम उनको साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं। लेकिन जापान 60 साल आगे हमसे इसलिए है क्योंकि वहां जातिवाद नहीं है, राष्ट्रवाद है। जाति कैसे छूटेगी? लेकिन जातियां नहीं छोड़ना है, जातिगत अभिमान को छोड़ा जाए, ये हमारा विचार। जातिगत अभिमान को छोड़, अभिमान कि हम बड़े हैं, हम छोटे। अब कौन बड़ा कौन छोटा, हम सब एक हैं। भगवान राम सबरी के घर बेर खाते, भगवान कृष्ण कन्हैया दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। तो हमें लगता है जातिगत अभिमान ही इस देश को खोखला कर रही। ये अहंकार त्याग कर हम सब सनातनी हैं, हम सब भारतीय हैं, इस देश में कास्टिज्म नहीं राष्ट्रिज्म होना चाहिए। आपको ऐसे वास्तव में देखे काफ़ी अच्छा लग रहा है पहली बार आज। और मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे जितने लोग आपको प्यार करते हैं उतना ही लोग दूसरी तरफ आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा कारण क्या है? सोशल मीडिया? नहीं, वो हमारे ही लोग, हमने उन्हें काम पे लगा रखा है। जब हमारी अच्छी बातें वायरल होती हैं तो हमारे विरोध वाले लोग बेचारे खाली बैठे रहते। हमारी बातें समाज में होती रहनी चाहिए, तो ये हमारे ही लोग हैं, उनके पेट और उनका परिवार हमसे पलता है, तो बेचारे अपने लोग हैं। हम उनको मैसेज भिजवाते रहते हैं कि हमने ये बोल दिया, इस पर तुम विरोध करो हमारा, तो वो हमारे अपने लोग हैं। ना हो तो किसी से पूछ लेना जो हमारा विरोध करता हो, अंत में वो भी बागेश्वर धाम की जय ही बोलता है। तुम हमारा विरोध तो कर सकते हो पर हमारे जैसा ना कर सकते हो। करो बेटियों का विवाह, बनाओ कैंसर हॉस्पिटल। हमने चंदा लिया लेकिन चंदा हमने मांगा नहीं, किसी ने दे दिया कथा का तो लिया, लेकिन उस चंदे से हमने मकान ना बनाए, फूहड़ता ना की, उस चंदे से हमने आश्रम और मठ ना बनाए, उस चंदे से हमने बेटियों के घर बसाए।
अन्नपूर्णा भंडारा किया। 80 बच्चे वैदिक गुरुकुलम में पढ़ते हैं जिनके माता पिता मजदूर हैं, उनका रहना खाना कपड़ा पूरा फ्री हम अपने खर्चे से देते हैं। जो हमें चढ़ोतरी मिलती, कथाओं से दक्षिणा मिलती, उससे करते हैं। तो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, करना ही चाहिए, हम आदमी ही ऐसे हैं कि हम पे बात होनी चाहिए, अच्छी हो। ठीक है, कुछ लेकिन इतनी बात हम अंत में बहन तुमसे कहें, मेरे बारे में आप दुनिया से पता करोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, पर हमारे बारे में आप हमसे पता करोगे, पक्का है हमारे हो जाओगे। अभी मैंने अपने पिताजी को बताया कि गुरुजी हैं आज हमारे साथ, तो आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। उन्होंने भी एक क्वेश्चन दिया है और मेरा भी क्वेश्चन है। तो पहले पिताजी का क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। उनका था कि आपको आदि सनातन और पौराणिक सनातन में अंतर, उनके मूल में अंतर, वो आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है। और गुरुजी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने एक बात कही थी कि सनातनी हिंदू धर्म में 4 बच्चे किए जाए, तो और एक आरएसएस को दिया जाए। जी आपने कहा था कि 4 बच्चे किए जाए, लेकिन आपको पता होगा कि आज का युवा आजकल महंगाई, शिक्षा संबंधी और जो बेरोजगारी से इतना परेशान है, तो क्या आपके लिए बच्चे या अपने वंश को बढ़ाना ये समाधान है या फिर समस्या? आदि सनातन आदि पुरातन वाला जो प्रश्न है उसमें हम आपको कहें बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं, सनातन वही है, संस्कृति वही है, वो बदल नहीं सकती है। विचार हमेशा बदलते रहते हैं, विचार नए हैं। हम इतना कह सकते हैं, पुरानी परंपराओं को नई पीढ़ियों से जोड़ने के लिए कुछ यदि सुधार करने चाहिए तो होने ही चाहिए, वो समय के साथ बेहतर नहीं बेहतरीन होंगे। दूसरा, बच्चे 4 वाला जो आपका विषय है और एक बच्चा देश के लिए समर्पित करें, ये हमारा बयान है कि हम चाहते हैं कि एक बच्चा देश के लिए। तो आपने कहा कि अब वर्तमान में इतनी महंगाई है तो समस्या तो नहीं, समाधान। हम इतना कहना चाहेंगे, एक बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहेंगे कि वर्तमान में भारत की युवा संख्या दर, बच्चों की संख्या दर घटती जा रही, खासकर हिंदुओं की। आने वाले 20 साल 30 साल बाद भारत में वृद्ध ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो आज जवान हैं वो कल बूढ़े हो जाएंगे, और इनके बच्चे नहीं होंगे तो ये जापान की तरह युवाओं का देश नहीं बूढ़ों का देश हो जाएगा। एक दूसरी बात, अच्छा तो हम बात आप बोलिए घटी दूसरी बात, बहन, महंगाई समस्या ये निरंतर बनी रहे। आपके परिवार के बढ़ने से महंगाई पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, और ना होने से भी महंगाई पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। सब अपने अपने भाग्य का लेकर के आते हैं। वो आएगा, जन्म लेगा तो वो कुछ कमाएगा भी तो, कुछ करेगा भी तो। हो सकता वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बने कि लाखों लोगों को रोजगार दे। तो हमें लगता कि यह तो एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जो सबके लिए समान हो। यदि ये नहीं होता है तो बच्चे 4 में कोई दिक्कत नहीं है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ठीक है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। जेनजी को लेकर के डेडिकेटेडली ये प्रोग्राम उन्होंने किया, उनकी सारी नसीहतें शिक्षाएं जेनजी को ध्यान में रख कर दी थी। हो सकता है आप उनकी हर बात से सहमत ना हो, लेकिन उनकी हर बात को सोचिएगा ज़रूर, एक बार उस पर मनन कीजिएगा। मानने का मन करे तो उन्होंने रास्ता दिखाया है आपको, वरना आप क्या कहते हैं इस पर ना मानना हो तो? आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आपका इंडिया टीवी के स्टूडियो में आने के लिए। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश। आज इतना ही।